माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। एग्जाम्स बिल्कुल सिर पे हैं एंड सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर निकाला था मैं वो यहाँ पे करवा रही हूँ बिकॉज इस साल पैटर्न में काफ़ी सारे चेंजेस है। केस स्टडी वाले क्वेश्चन, असर्टिव रीजनिंग वाले क्वेश्चन, सो ये सैम्पल पेपर जो था वो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। दीज क्वेश्चन आर रियली इंपॉर्टेंट। ज़रूर एक बार अगर आपने, क्योंकि हो गया इसको काफ़ी टाइम आए, अगर आपने कर भी रखा है गिव इट लाइक अ प्रैक्टिस टाइम, क्योंकि इतना तो देखो पेपर में सिर्फ 3-4 दिन रह गए हैं, सो इतना तो आप निकाल सकते हो। वीडियो देखते देखते कर लो, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना और सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता, ध्यान रखना है मैथ्स में प्रैक्टिस करनी है। चलो नाउ आई वोंट वेस्ट एनी टाइम, स्टार्ट करते हैं सीधा। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए इक्वल्स टू p raised to the power 3 q raised to the power 4 and b equals to p square q cube। ठीक है, where p and q are prime numbers if HCF AB equal है PM QN के and LCM AB equal है PR QS के, then M plus N और R प्लस S क्या होगा। सो बेसिकली यहाँ पे ये जो R है, ये जो S है और ये जो M है, ये N है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, HCF और LCM। मुझे पता है कुछ बच्चे देख के सोच रहे होंगे कि मैम ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। प्लीज ट्रस्ट मी, डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, अच्छे से समझोगे तो आसान लगेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मुझे निकालना है HCF, तो यहाँ पे मैं HCF किसका निकाल रही हूँ, A और B का। सो A के फैक्टर्स और B के दोनों के फैक्टर्स लिख लेते हैं। कैसे फैक्टर्स, जैसे A हमारा क्या है, P 3 बार है, तो मतलब P इंटू P इंटू P, 3 बार P आ गया। Q 4 बार है, मतलब इंटू Q इंटू Q इंटू Q और एक और बार Q। समझ आया यहाँ तक। B के फैक्टर्स लिख लो। B के फैक्टर्स जब लिखेंगे, P 2 बार, P इंटू P एंड Q 3 बार, सो 1 2 3। ठीक है, अब अगर HCF की बात करी तो HCF के केस में क्या होगा हमारा, कॉमन देखो इसमें क्या है, P दोनों में है, P एक और बार दोनों में, यहाँ पे P एक बार है, इधर नहीं है, सो वो नहीं लेंगे। Q दोनों में है एक बार, Q यहाँ भी दोनों में है, Q यहाँ भी दोनों में है, ये Q नहीं है, इसको छोड़ देंगे। वो कब लेंगे, LCM के टाइम। तो HCF क्या हो गया जी, लिख लेते हैं यहाँ पे। HCF हमारा आ गया, P कितनी बार कॉमन है, 2 बार, सो P स्क्वायर। Q कितनी बार है, 3 बार, सो Q क्यूब। ये तो हो गया हमारा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब हम बात करते हैं LCM की, अब LCM निकाल रहे हैं हम A और B का, सो फिर से A और B के फैक्टर्स ही लिखने हैं, वो हमारे पास लिखे हुए हैं। जरा कलर ले लेते हैं कोई, चलो येलो ले रही हूँ मैं। अब देखो जो हमारे पास ये था अभी जो कॉमन लिए वो तो आएगा ही, लेकिन उसके साथ ये जो हमने P छोड़ा था, जो Q छोड़ा था, वो भी हमें लेना पड़ेगा। मतलब देखो यहाँ लिख के दिखाती हूँ मैं, LCM के टाइम ये जो HCF है, मतलब P का स्क्वायर और Q का क्यूब, ये तो आएगा ही, साथ में ये जो P और Q छोड़े हैं ये भी लेंगे, मतलब एक और बार P और एक और बार Q। तो मतलब P कितनी बार हो गया, 2 और 3, सो P का क्यूब। इसी तरीके Q कितनी बार हुआ, 3 और 4, तो Q रेज टू द पावर 4। तो ये आ गया हमारा LCM और ये आ गया हमारा HCF। समझ में आया। सो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ इस तरीके से। अब जरा करते हैं कंपैरिजन, कलर फिर से दूसरा थोड़ा सा ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे था QM, थोड़ा सा मुझे पता है धीरे चल रही हूँ मैं, बट मैं चाहती हूँ अच्छे से समझ आ जाए, बिकॉज मैंने देखा बहुत जगह पे बच्चे बहुत बार बोल रहे कि क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट है। सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि हम बेसिक्स छोड़ के अलग तरीके से क्वेश्चंस को समझे। बेसिक तरीके से समझोगे तो बहुत ईजी लगेगा और 2 मिनट में सॉल्व कर लोगे इन क्वेश्चंस को। चलो कमिंग बैक हियर, HCF था P रेज टू द पावर M और Q रेज टू द पावर N, और हमारा HCF क्या है, P रेज टू द पावर 2 Q रेज टू द पावर 3, तो ये 2 और ये 3 क्या हो गया, ये हो गया M और ये हो गया N। ठीक है, MN की वैल्यू आ गई। सिमिलरली LCM में R और S था, तो ये हो गया हमारा R और ये हो गया हमारा S। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दूं मैं एक बार क्या क्या है, M इक्वल टू है हमारे पास 2 के, N इक्वल है 3 के, और R इक्वल है अगेन 3 के, और S इक्वल है 4 के। यहाँ वैल्यूज आ गई। अब जो निकालना है, वापस इस पे आ जाती हूँ मैं, इस स्पेस को यूज कर रही हूँ मैं। अब देखो क्या निकालना है हमें, M प्लस N R प्लस S। ठीक है,
निकाल लो जरा, m की वैल्यू लिखो 2 प्लस n की वैल्यू 3 एंड देन r की वैल्यू 3 प्लस s की वैल्यू 4. सो ये हो गया 3 4 5 एंड इसको प्लस कर लो 4 5 6 7 7 5 35. सो दिस इज द आंसर. अब ऑप्शंस देख लो, सी पार्ट जो है वो है हमारा 35. देखो एक नंबर के क्वेश्चन है, इतना मत सोचना कि हाई इतना लंबा क्वेश्चन करेंगे तो कैसे चलेगा, समझ आ जाएगा. तो यार आप तो सिंपल ही करोगे, मैं आपको समझा रही हूँ छोटी छोटी चीजें, इसलिए वो लंबा खिंच रहा है. ठीक है, चलो नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. सो जी क्वेश्चन नंबर 2 में है लेट p बी अ प्राइम नंबर. p एक प्राइम नंबर है. द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट एज फैक्टर्स ऑफ p इज दिस. तो इसमें से बताना है हमें कौन सा होगा. तो p अगर एक प्राइम नंबर है, हमें पता है प्राइम नंबर के बारे में क्या पता है, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं. जैसे 13 एक प्राइम नंबर, तो इसके जब मैं फैक्टर्स लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, एक 1 हो गया, 1 क्योंकि सबका फैक्टर होता है, और नंबर इटसेल्फ, तो 1 और 13 इसके फैक्टर्स हो गए. जब मैं p की बात कर रही हूँ तो p के केस में भी p के फैक्टर्स क्या होंगे, p और 1. ठीक है, सो हम कह सकते हैं जैसे जो हमारी इक्वेशन का फॉर्मेट होता है उस हिसाब से कह सकते हैं अल्फा की वैल्यू हो गई p और बीटा हमारा हो गया 1. तो जरा खुद बनाते हैं इक्वेशन. क्या होती है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, साथ में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. अल्फा बीटा की वैल्यूज है पुट कर दो, ये हो गया जी एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 1, साथ में एक्स प्लस अल्फा बीटा, मतलब p इंटू 1, तो p आ गया. अब देख लो जरा कौन से ऑप्शन में से इक्वल टू 0 भी है, सॉरी यार. ठीक है, आप जरा देखो ऑप्शन में ये कहाँ पे है, ए नहीं है, बी है शायद, हाँ बी ऑप्शन है हमारा. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. सो थर्ड क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. इस पॉलिनोमियल के ये जीरोस हैं एंड ऑल्सो हमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल है अल्फा इंटू बीटा के, देन p इज, तो p की क्या वैल्यू होगी. अभी हमने देखा इक्वेशन का एक जो हमारा फॉर्मेट होता है वो ये वाला अल्फा बीटा की टर्म्स में ये वाला होता है. एक हमने और सीख रखा है, वो उसमें जो ABC वाला में किया था वो क्या होता है हमारा, सिंपल a एक्स स्क्वायर प्लस, जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, bx और प्लस c जो हमारा कांस्टेंट होता है इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करेंगे. चलो अब आ जाते हैं वापस. अब इसके हिसाब से देखो जरा, a क्या है हमारा, a इक्वल्स टू है p एंड b क्या है, यहाँ से देखो b है -2 एंड c क्या है 3p, तो c की वैल्यू है 3p. ठीक है, ABC की वैल्यू निकाल ली. एंड अगर आपको याद होगा अल्फा प्लस बीटा, इसको हम क्या लिखते हैं इन ABC की टर्म्स में, -b अपॉन a होता है एंड अल्फा इंटू बीटा हमारा c अपॉन a होता है. याद है, बिल्कुल बेसिक चीजें. अगर आप चैप्टर्स के नोट्स जाके, अच्छा हाँ प्रिपरेशन के टाइम ना जो मैंने हर चैप्टर के इंट्रोडक्शंस बनाए ना वो देख लेना जरूर. उससे क्या होगा, आपको एक पूरा ओवरव्यू मिल जाया करेगा एंड रिवीजन हो जाएगी आपकी. और छोटी छोटी चीजें जो लग रही है ना कि भूल जाएंगे वो सब रिवाइज हो जाएगी. ठीक है, चलो कमिंग बैक हियर. अब चलो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लो, -b, सो -2 है, -2 प्लस हो जाएगा नहीं, अपॉन में a क्या है p, तो ये हो गया जी 2 अपॉन p एंड c अपॉन a, c क्या है 3p अपॉन में अगेन p से p कैंसिल, तो ये तो आ गया चलो 3. अब यहाँ पे हमें दे रखा था कि ये दोनों इक्वल है. सो अगेन कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, यहीं पे कर देते हैं. हमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल है अल्फा इंटू बीटा के. सो अल्फा प्लस बीटा भी हमने निकाला 2 अपॉन p है और ये इक्वल है अल्फा इंटू बीटा हमने निकाला 3 है. सो 3 को इधर भेज देंगे, p को उधर भेज देंगे, तो p हमारा आ जाएगा 2 अपॉन में 3. अब देख लो यहाँ पे 2 अपॉन 3 कहाँ है, b पार्ट. सो दैट मीन्स b पार्ट हो गया हमारा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 4, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 एंड 2k माइनस 1x प्लस ये जो भी पूरी है इज इनकंसिस्टेंट देन k इक्वल्स टू. इनकंसिस्टेंट के टाइम जो हमें याद रखने वाला था क्या था, a1 अपॉन में a2 इक्वल होगा b1 अपॉन में b2, नॉट इक्वल होगा c1 अपॉन में c2. अगेन चैप्टर के नोट्स देखना, उसमें ये सब चीजें एक्सप्लेन कर रखी है, रिवाइज हो जाएगा. सो ये हमारे पास हमें पता है
अब यहाँ पे A1 A2 B1 B2 इन सबकी वैल्यूज लिखने हैं एंड ये तो नॉट इक्वल वाला है, तो मतलब इस पार्ट से हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है, k की वैल्यू निकल आएगी। चलो अब यहाँ पे मैं जरा लिख लेती हूँ। A1 क्या है हमारा, देखो पहली इक्वेशन ये है, सो A1 हो गया 3 एंड A2 की बात करें तो सेकेंड इक्वेशन ये है विच मीन्स 2k माइनस 1, ठीक है, x के साथ वाला देख रहे हैं ना। सिमिलरली B1 की बात करें तो B1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ क्या है 1 एंड अगर B2 की बात करें तो सेकेंड इक्वेशन में हमारे साथ y के साथ है k माइनस 1, ठीक है। C1 C2 लिखने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज इतना पार्ट का ही हमें जरूरत है। सो वैल्यूज पुट कर लो, ये आ गया 3 अपॉन A2 क्या है 2k माइनस 1 एंड इक्वल हो गया B1 है 1 एंड ये है हमारा k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 3 मल्टीप्लाई होगा k माइनस 1 से इक्वल्स टू, ये तो 1 से ही हो रहा है तो ये हो गया 2k माइनस 1। 3 इंटू k इज 3k माइनस 3 1 ज़ा 3 इक्वल्स टू 2k माइनस 1। सो 3k मतलब k वाली टर्म्स एक साथ कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3k माइनस 2k इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 3 तो जाके प्लस 3 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 3k में से 2k गया k इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया 2। सो k की वैल्यू आ गई 2। अब देख लो कहाँ पे है, डी पार्ट है हमारा 2, सो दैट इज दी आंसर, ठीक है। ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस टेकन इन ऑर्डर, आर पी की ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट्स एंड आर के दे रखे हैं, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स फोर्थ वर्टेक्स एस आर। सो उसके कोऑर्डिनेट निकाले हैं। देखो जरा यहाँ पे एक छोटी सी फिगर देख लेते हैं हम, यहाँ पे अच्छा सा पैरेललोग्राम बना लेते हैं पहले तो। सो ये हमारा मान लो पैरेललोग्राम हो गया, इसके नाम दे दिया हमने पी क्यू आर एस, ठीक है। ऑर्डर में किसी भी तरीके से ले सकते हो, यहाँ से शुरू करके भी ले सकते हो। अब यहाँ पे हमें पी के वर्टिसेस दे रखे हैं, सॉरी पी के हमें दे रखे हैं 3 और 4 कोऑर्डिनेट है इसका, ठीक है जी। क्यू का दे रखा है -2 और 3 है, ओके। आर का -3 और -2 है, चलो ठीक है। एस का नहीं दे रखा, इसको ए और बी नाम दे रही हूँ मैं, ए और बी नाम दे दिया। अब यहाँ पे पैरेललोग्राम की हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, या हम यहाँ पे सिंपल रखेंगे कि जो हमारा पी आर है और जो हमारा क्यू एस है इसका जो मिड पॉइंट है सेम होगा, दोनों का मिड पॉइंट निकालोगे इक्वल ही आएगा। सो एक बार पी आर की हेल्प से और एक बार एस क्यू की हेल्प से मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद है आपको, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सिंपल x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो ये कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे, किसके निकल रहे हैं, ये मिड पॉइंट के। सो पहले यहाँ पे निकालते हैं, पी आर ले लेते हैं। अब पी आर अगर हम ले रहे हैं तो पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे हो गए, यहीं पे लिख दूं मैं, ये हो गया जी x1, ये हो गया y1, ठीक है। और r ले रहे हैं तो ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। चलो वैल्यूज पुट कर लो। x1 देखो क्या है 3 प्लस x2 क्या है -3 अपॉन में, जब भी माइनस हो प्लीज ब्रैकेट लगा लिया करो ताकि आगे कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, ठीक है, वो अवॉइड करने के लिए। आगे देख लो, अपॉन में तो 2 है, साथ में y1 क्या है जी, अरे ये एरो क्यों लगा दिया मैंने, चलो y1 देखो क्या है 4 प्लस y2 क्या है -2, ठीक है, अपॉन में 2। सो ये पूरा हो गया, इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ मैं, चलो इसको सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 3 -3 अपॉन में 2 और ये हो जाएगा 4 -2 अपॉन में 2, तो ये तो हो गया 0 और ये हो जाएगा 4 में से 2 गया 2, 2 अपॉन 2 1, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 और 1। अब ये हमने पी आर के कोऑर्डिनेट्स निकाले, इसी तरीके से मतलब मिड पॉइंट निकाला है पी आर की हेल्प से। अब मैं मिड पॉइंट निकालूंगी एस क्यू की हेल्प से। जब हम एस क्यू, मिड पॉइंट तो सेम ही रहेगा, सो हम एस क्यू की हेल्प से जब निकालेंगे, सो अब अगेन यहाँ पे ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। चलो फॉर्मूला सेम रहेगा, बस डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर लूँ, x1 प्लस y1। सो x1 a है, ये -2 है, सो a प्लस -2 अपॉन में 2 एंड y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y1 b है प्लस 3 अपॉन में 2। सो ये हो जाएगा जी a -2 अपॉन में 2 एंड ये हो गया b प्लस 3 अपॉन में 2। सो इस केस में अब ये और ये दोनों आपस में सेम है ना, दोनों ही मिड पॉइंट निकाले हैं,
तो दोनों को कर देंगे इक्वेट। सो कलर चेंज कर लेते हैं, यार थोड़ा डार्क कलर दे दो। चलो यहाँ पे अब इसको करते, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले जाती हूँ इस तरीके से ताकि हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। ठीक है, इनफ है। चलो अब दोनों को इक्वेट करते हैं। पहले ये देखो, ये वाला कोऑर्डिनेट 0 के इक्वल है, मतलब a - 2/2 हमारा इक्वल हो गया 0 के। एंड इसकी बात करें तो ये इक्वल है b + 3/2 हमारा इक्वल है 1 के। सो यहाँ से a निकल जाएगा, वहाँ से b निकल जाएगा, 2 वहाँ चला गया, 0 हो गया, तो ये हो गया 8, इधर आएगा +2, तो a की वैल्यू तो 2 आ गई हमारी। b की बात करें तो ये है b + 3, 2 उधर जाएगा, 2 1 = 2 एंड ये हो जाएगा b = 2 - 3, तो b हमारा आ जाएगा, देख लो जरा, 3 में से 2 गया 1, लेकिन माइनस का। सो b की वैल्यू आ गई -1, मतलब s के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे 2 और -1। अब देख लेते हैं 2 और -1 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, करेक्ट। सो दिस इज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। इफ AM and PN are altitude of triangle ABC and PQR respectively। आगे का बाद में देखते हैं, पहले हमें दे रखा है 2 ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC और इसी तरीके से एक और ट्राइंगल है PQR। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है और इनके एल्टीट्यूड है पहले वाले का AM और दूसरे वाले का PN। ठीक है, दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, ये ध्यान रखना है कि ये हमारे ट्राइंगल सिमिलर हैं। सो जी अब हमें क्या दे रखा है, AM का स्क्वायर उस और रेशियो किसके साथ, PQ का स्क्वायर, AM स्क्वायर रेशियो PQ, मतलब AM साइड ये जो है इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इनका रेशियो है 4:9। देन AM और PN का अब हमें बताना है इसका और इसका रेशियो। तो हमें पता है जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका जो रेशियो है वो सेम होता है, करेक्ट। मतलब जो भी AB और यहाँ पे क्या है PQ का रेशियो होगा वो ही इक्वल होगा AM रेशियो PN के, या कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ले लो, सेम होगा। अब यहाँ गलती क्या होगी कि अच्छा अगर मैम सेम है तो ये 4/9 है, ये हो गया हमारा आंसर। नहीं, रेशियो किसका दे रखा है, AB स्क्वायर और PQ स्क्वायर का, AB और PQ का रेशियो सेम होगा। तो यहाँ से जो हमें ये दे रखा है AB का स्क्वायर अपॉन में PQ का स्क्वायर इक्वल टू 4/9, इसमें से ये स्क्वायर हटाना है। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड को अंडर रूट कर दो। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो क्योंकि ये देखो मैं एक बार लिख के बता रही हूँ क्योंकि ताकि आप लोगों को इस चीज़ में कंफ्यूजन ना हो। सो यहाँ पे है AB अपॉन में PQ, इस पूरे का स्क्वायर लिख सकती हूँ ना मैं, और ये अब अंडर रूट में, तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 4 और अंडर रूट में 9। सो यहाँ पे बचा मेरे पास AB अपॉन में PQ एंड ये इक्वल है 4 का अंडर रूट करोगे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर होता है, अपॉन में 9 का करोगे तो 3, तो ये आ गया हमारे पास 2:3। अब देख लो 2:3 क्या है, डी पार्ट। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So question number 7 says if x tan 60 degree cos 60 degree equals to sin 60 degree cot 60 degree then x equals to, x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे हमें बताना है। सो इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हो, मैं यहाँ पे आपको दोनों तरीके ही बता देती हूँ। पहले लिख लेते हैं, हमारे पास है x tan 60 डिग्री, क्योंकि देखो ऐसा होता है ना कि यार जब आप पेपर कर रहे हो आपके दिमाग में कौन सा वाला आ रहा है उस तरीके से हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि यार मैं तो सोच रहा था ये क्वेश्चन ऐसे होना है, मैम ने तो बोला इसको ऐसे करना है। सो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं दोनों तरीके बता रही हूँ, जो भी आपके दिमाग में आप उससे कर सकते हो। तो साइन 60 आगे क्या है, कॉट 60 डिग्री। चलो पहला जब हमें यहाँ पे दिख रहा है 60 डिग्री मतलब एंगल्स दिख रहे हैं और सबके हमें वैल्यूज पता है। सो हम वैल्यूज इंसर्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे x तो एज इट रहेगा, tan 60 डिग्री क्या होता है हमारे पास, √3, तो यहाँ पे आ गया √3 इंटू cos 60 डिग्री क्या होता है हमारे पास 1/2। सो ये हो गया 1/2 इक्वल्स टू sin 60 क्या होता है √3/2, cot 60 क्या होता है 1/√3। ठीक है, तो यहाँ सारी वैल्यूज देखिए, √3 से √3 कैंसिल हो गया, इधर देखें तो ये आ गया हमारे पास x √3/2 और यहाँ पे हमारे पास बचा 1/2, तो यहाँ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा, x इक्वल्स टू हो गया 1/√3। अब जाके आप देखोगे कि मैम ऑप्शंस में तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो है cos 30, tan 30, sin 30, cot 30, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे x इक्वल्स टू अगर 1/√3 कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये किसकी वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की। तो आंसर क्या हो जाएगा,
tan 30। बट अगर आपके दिमाग में नहीं आया कि यार वैल्यूज डाल लेते हैं और आपके दिमाग में आता है कि इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी तो कर सकते हैं जैसे हम बाकी अपने ट्रिको के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो बिल्कुल उस तरीके से भी कर सकते हैं। लेट्स सी। सो अगेन वी हैव, कलर चेंज कर लेते हैं। सो हमारे पास है, अगेन लिख लेती हूँ मैं, x tan 60। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आप आंसर देखोगे कि यार ऑप्शन तो tan 60 और उसकी वैल्यू दे रखे हैं, तो हम वैल्यूज नहीं लिखते, इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं, तो उस तरीके से भी बहुत आसानी से हो जाएगा। sin 60 एंड क्या है cot 60 डिग्री। ठीक है, चलो। सो अब यहाँ पे हम ये जो cos 60 है उसको इधर भेज देंगे, क्योंकि साइन अपॉन cos हमारा क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा। सो इधर लेते हैं, हमारे पास है x इंटू tan 60 डिग्री और ये इक्वल हो जाएगा, साइन के नीचे लिख रही हूँ मैं, कॉस को मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कर सकते हैं ऐसे, इनटू में हमारे पास कॉट 60 डिग्री है, साइन और कॉस बन जाएगा tan 60 एंड ये जो कॉट 60 है इसको मैं 1 अपॉन tan 60 भी लिख सकती हूँ, करेक्ट। सो ये तो आपस में हो जाएंगे पूरे पूरे कैंसिल, यहाँ बचेगा 1, इधर हमारा एज इट इज आ जाएगा, ये चल रहा है x साथ में tan 60 डिग्री। अब x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ tan 60 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड होगा, तो x इक्वल्स टू आ गया 1 अपॉन tan 60 डिग्री। अब सोचोगे मैम ये तो अगेन यहाँ पे नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे, देखो tan 60 हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे जी x इक्वल्स टू tan को कॉट बना सकते हैं, कैसे, आई कैन राइट इट एज cot 90 माइनस थीटा, याद है ना ये। सो cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cot 30, करेक्ट, एंड 1 अपॉन cot 30 इज tan 30 डिग्री। सो अगेन घूम फिर के हमारा आंसर यही आ जाएगा। सो करेक्ट ये भी है, करेक्ट ये भी है, दोनों से आंसर आ जाएगा। बट ऑब्वियसली ये थोड़ा सा ज्यादा सिंपलर लग रहा है तो आप ये कर सकते हो, लेकिन अगेन अगर दिमाग में ये आता है करने का तो वो गलत नहीं है, आंसर उससे भी आ जाएगा। ठीक है, सो ये था 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन ट्रिगो का क्वेश्चन है। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √2 देन tan थीटा और प्लस कॉट थीटा कितना होगा। सो यहाँ से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √2 से हमें अपनी tan और कॉट की वैल्यू निकालनी है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √2, तो क्या समझ में आ रहा है, इसमें क्या कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज जो हम कर सकते हैं, दोनों का स्क्वायर करेंगे, बिकॉज अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तो अगेन कुछ फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा। सो पहला स्टेप होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, प्लीज आप पूरा मेंशन करना, यहाँ लिखना स्क्वायरिंग बोथ साइड, नेक्स्ट स्टेप में इसको करना, मैं सिर्फ समझा रही हूँ इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे ये गलती कर देते हैं कि अच्छा इसका होल स्क्वायर है तो ये हो गया जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और आगे इक्वल्स टू जो भी है वो कर दिया। नहीं भाई, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस 2ab को खाना नहीं है, ठीक है जी। चलो वापस आ जाते हैं, तो ये हो जाए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है यहाँ तक। अब इसको जरा रब कर देते हैं, फॉर्मूला तो आप सबको पता ही होगा यार। चलो वापस आते हैं। अब यहाँ पे हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा इसको इक्वल्स टू भी तो कर दो, √2 का स्क्वायर 2 के इक्वल आ गया। सो ये जो है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगेन यहाँ पे आप ब्रैकेट में मेंशन कर देना आइडेंटिटी, मतलब जो भी हम यहाँ पे यूज करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। सो ये 1 आ गया, प्लस साथ में हमारे पास आ गया 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू 2। अब देखो यहाँ पे 1 हमारे पास है तो 1 को उधर भेज देंगे। सो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल 2 माइनस 1 के। सो यहाँ पे अब 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 माइनस 1 इज 1 और 2 मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरा हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2। तो इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास ये वैल्यू आई है। अब देखते हैं आप क्या आगे कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, स्पेस बनाते हैं एंड कलर चेंज करके अब ये वाला पार्ट लिखते हैं जो हमें निकालना है। सो tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अब जी यहाँ पे देखो tan और कॉट थीटा है हमारे पास, tan को आई कैन राइट साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, क्योंकि ऑब्वियसली हमें चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास जो आया है वो तो साइन और कॉस के उसमें आया है, और कॉट हमारा होगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम में हमारे पास आ गया कॉस थीटा और साइन थीटा। अब इधर कॉस थीटा है, साइन नहीं है, तो ये साइन से मल्टीप्लाई होगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज बेसिक एलसीएम में समझ में आ रहा है ना। एलसीएम में नीचे वाले दोनों आ गए। अब इसको देखो यहाँ पे कॉस थीटा है, नीचे
cos थीटा के साथ sin थीटा भी है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों को sin थीटा से, सो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आई होप ये कर रखा होगा, नहीं तो क्वेश्चन एनसीईआरटी के देखना समझ में आ जाएगा। प्लस इधर sin थीटा है, नीचे sin थीटा है, cos थीटा नहीं है, सो जी ऊपर cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, बेसिक एलसीएम है। नाउ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, अगेन 1 अपॉन में हमारे पास आ गया cos थीटा sin थीटा। अब देखो जरा यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, sin थीटा cos थीटा 1/2 के इक्वल है, तो नीचे में वैल्यू लिख सकते हो। अब यार ये बहुत बेसिक है, ये मत कहना कि यहाँ cos थीटा और sin थीटा है, सिंपल 2 into 4 लिखो या 4 into 2 लिखो, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग, तो वही है, sin into cos लिखो या cos into sin लिखो, एक ही बात है। सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, 1/2 है, सो ये हो गया 1 अपॉन में 1/2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये हो गया 1 into 2/1, सो ये आ गया 2। अब देख लो जरा यहाँ पे ऑप्शंस में 2 कहाँ है, बी पार्ट, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, वी हैव इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC, तो ये जो हमारा DE है ये पैरेलल है BC के। अब इस केस में हमें क्या दे रखा है, AE A यूनिट है, इसको मैं थोड़ा सा पतला कर लेती हूँ पहले तो पेन को, ताकि यहाँ हम लिख सके। AE जो है वो A यूनिट दे रखा है, एंड EC मतलब ये वाला पार्ट जो है ये B दे रखा है। DE इक्वल्स टू X, ये जो DE है ये हमें X दे रखा है, एंड जो BC है ये Y दे रखा है। अब करना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अब इसमें से कौन सा ट्रू है, तो यहाँ पे हमें x, अब देखो रिलेशन क्या दे रखा है ऑप्शंस में, x इक्वल्स टू a प्लस बी, साथ में ay, मतलब x y a b इनके बीच का रिलेशन कुछ दे रखा है, तो उस पर हम कैसे आएंगे, लेट्स सी। देखो बैक टू नॉर्मल। अब हमें यहाँ पे पता है ये जो हमारे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ये है, क्या नाम है इसका, A B C, और साथ में यहाँ पे ये आ जाएगा D और E। तो देखो यहाँ एक तो बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है, एक हमारा छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है। इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं सिमिलर प्रूफ कर दूं, अगर यहाँ सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो वो रेशियो से हम इनके बीच का एक रिलेशन निकाल सकते हैं। तो वो करते हैं कैसे, अब इनको इक्वल कैसे प्रूफ करोगे, हमें गिवन है DE पैरेलल है BC के, तो अगर ये पैरेलल है तो मतलब ये एंगल जो है हमारा और ये एंगल इक्वल होगा आपस में। सिमिलरली कलर चेंज करने दो, ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा। क्यों मैं बोल रही हूँ इक्वल होगा, देखो अगर दो लाइन हमारे पास पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल से ये हमारे कौन से एंगल बनते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी कॉरेस्पॉन्ड, तो ये दोनों इक्वल होंगे। अब यहाँ पे मैं सिर्फ समझा रही हूँ इसलिए यहाँ पे ऐसे रफली कर रही हूँ, 1 2 3 4। सिंपल मैं लिख सकती हूँ एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, दोनों यहाँ पे पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो अब यहाँ दो एंगल्स प्रूव कर दिए, तो AA सिमिलैरिटी से आई कैन से कि मेरा एंगल ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। अब ये अगर दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर है तो हम कह सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि DE अपॉन में BC, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है ना इस ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल की, एंड यहाँ पे AE। अब एक गलती जो आप कर सकते हो ना वो ये कर सकते हो, DE अपॉन BC लिखा इक्वल्स टू AE अपॉन में EC लिख दिया। नहीं भाई, EC कौन सी साइड है, कौन से दो ट्रायंगल लिए हैं हमने, एक कलर चेंज है ना, एक ये वाला ट्रायंगल लिया है और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिया है। तो अगर आप AE साइड ले रहे हो तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग AC है ना कि EC, ये गलती हो सकती है, ध्यान रखना। तो अगर आप ये साइड ले रहे हो तो बड़े वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड हुई मतलब AC। ठीक है जी, सो DE की वैल्यू है हमारे पास x अपॉन में BC गिवन है y इक्वल्स टू AE गिवन है A अपॉन में AC, पूरा AC कितना है A प्लस B। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है कौन सा निकलेगा, A प्लस B के साथ, मतलब ये तो x या y की वैल्यू है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाले, y उधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू A के साथ y मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन में A प्लस B। ऑप्शन देख लो जरा कौन सा है, यहाँ पे C ऑप्शन है आई थिंक, तो C ऑप्शन हो गया हमारा आंसर। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देती हूँ, आई होप वैसे दिख गया हो यार, बट ठीक है, तो ये है हमारा AY अपॉन A प्लस B। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ABCD इज अ ट्रेपीजियम विद AD पैरेलल टू BC। तो एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं पहले, यहाँ पे ये हमने ट्रेपीजियम बना लिया। अब इसमें पैरेलल साइड कौन सी है, AD और BC, सो ABCD ऐसे नेमिंग करनी पड़ेगी ना, तभी AD हमारा BC के पैरेलल आएगा।
सो ये दोनों पैरेलल दे रखे हैं एंड AD हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर। इफ द डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर, सो AC और BD एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट O सच दैट, तो ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं कि AO अपॉन में OC हमारा इक्वल है DO अपॉन में OB और इक्वल है 1/2 के। अरे अब हमें फाइंड करना है BC, मतलब इसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। सो जी अगेन सिमिलर ट्रायंगल की हेल्प से कर लेंगे हम। एक ये ट्रायंगल है मेरे पास, कलर चेंज कर लूं, एक ट्रायंगल है AOD, एक ट्रायंगल है BOBC, ये वाले, ये दो ट्रायंगल्स है मेरे पास। अब यहाँ पे क्योंकि हमें पता है AD हमारी पैरेलल है BC के, सो ट्रांसवर्सल की हेल्प से मैं कह सकती हूँ ये एंगल मेरा इक्वल होगा इस वाले एंगल के, सिमिलरली ये वाला एंगल मेरा इक्वल होगा इस वाले एंगल के। अगेन यही हमने अभी पढ़ के आए ना, ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, तो ये आपस में इक्वल होंगे। ऑल्सो यहाँ से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी हैं, सो दैट मीन्स कि 3 हमारा ट्रिपल A से A सिमिलैरिटी से हमने ये दोनों ट्रायंगल्स को कर दिया है सिमिलर प्रूव। अब ट्रायंगल तो सिमिलर प्रूव हो गए, एक बार इसको रब करके गलती कहाँ पे हो सकती है मैं वो बता देती हूँ आपको, क्योंकि मुझे पता है आधे से ज्यादा बच्चों को तरीका पता है, लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है कि जब हम कह रहे हैं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स पे आएंगे वहां गलती हो सकती है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो मत मान लो इस ट्रायंगल को उठा के जब मैं इसके ऊपर रखूंगी, तो पहले तो मैं नीचे वाला ट्रायंगल बना रही हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, प्लीज हो सकता है थोड़ा लंबा खींचे, बट ये समझना जरूरी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में गलती हो सकती है। सो ये ट्रायंगल OBC है। सो ये ट्रायंगल अगर मैं उठा के सिमिलरली इसके पास रख रही हूँ, सो यहाँ पे देखो कैसे बनेगा, ये ट्रायंगल मेरा एंगल B किसके इक्वल है, एंगल D के, तो मतलब एंगल D यहाँ होना चाहिए, करेक्ट। एंगल A, चलो ये पे बाद में आएंगे, एंगल C मेरा जो है वो इक्वल है एंगल A के, तो मतलब यहाँ पे होना चाहिए A, एंड ये तो O तो है ही हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिमिलर है। अब यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लेना कितना आसान है, OD और OB हो गई, AO और OC हो गए। सो इस तरीके से हम ले सकते हैं। अब हमें पता है अगर दो ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर है तो उनके रेशियो सेम होते हैं। सो यहाँ से हम कह सकते हैं OD अपॉन में OB इक्वल होगी OA अपॉन में OC इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो पहले हमने नीचे वाला A वाला लिया, तो यहाँ पे अब क्या बचा, AD बचा हमारे पास। सो AD अपॉन में कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, BC, ठीक है। अब अगर हम क्वेश्चन में देखिए OD और OB और ये OA अपॉन OC, ये दोनों हमें गिवन था 1/2 के इक्वल है, हमने बोला ये भी इसके इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ये भी 1/2 के इक्वल होगा। समझ में आ रही है ये चीज। अब यहाँ पे AD तो हमें क्वेश्चन में गिवन है 4 है, BC हमें निकालना है इक्वल्स टू 1/2, सो BC उधर भेज देंगे, 2 इधर आ जाएगा, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे BC मेरा आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शंस में देख लो 8 कहाँ है, C पार्ट है हमारा 8 सेंटीमीटर, सो दिस इज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। 10th क्वेश्चन था, नेक्स्ट पे आते हैं। Coming to question number 11, if two tangents inclined at an angle of 60 degree are drawn to a circle of radius 3 centimeter, then the length of each tangent is equal to। So ये हम सर्कल चैप्टर करके आए हैं। एक सर्कल है हमारे पास जो कि सुंदर नहीं बना, फिर से बनाते हैं। एक सर्कल है, दो हमें टेंजेंट दे रखे हैं, लेट्स कॉल दिस पॉइंट P, और बोला ये दोनों टेंजेंट 60 डिग्री का एंगल बना रही है। इसको नाम दे दिया हमने AB, एंड ये हो गया हमारा सेंटर। इसको ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से। सो ये रेडियस हो गई, ये भी 3 है, ये भी 3 है, एंड अगर हम इसको ज्वाइन कर दे तो अब ये एंगल दो पार्ट में डिवाइड हो गया, मतलब ये एंगल हमारा 30 डिग्री का हो गया। सो अब इस केस में OA हमारे पास है, हमें PA निकालना है, टेंजेंट निकाल लेना, दोनों टेंजेंट सेम ही होंगे, तो PA PB कुछ भी निकालो एक ही बात है। ऑल्सो हमें पता है ये एंगल 90 डिग्री का होगा। क्यों 90 डिग्री का होगा, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। सो अब इस केस में हम ट्रिगो का अपना tan 30 डिग्री इक्वल्स टू यूज कर सकते हैं। कैसे, क्यों, अच्छा यहाँ क्या क्या दे रखा है, क्यों का पहले आंसर दे देती हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सो अगर मैं ये ट्रायंगल कह रही हूँ, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल है, ये 90 डिग्री है, तो ये मेरा क्या हो गया, बेस हो गया, एंड दिस इज दी परपेंडिकुलर, और बेस और परपेंडिकुलर tan में होता है, सो tan 30 P/B कर देंगे हम। सो ये हो गया जी tan 30 डिग्री
इक्वल्स टू P अपॉन में B। tan 30 हमारा क्या होता है, सिंपल 1/√3 लिखेंगे इक्वल्स टू P क्या है हमारा अच्छा यहाँ पे गलती मत करना कि ये परपेंडिकुलर ले लिया, ये बेस ले लिया। हमेशा ध्यान रखते हैं हम जो ये 90 डिग्री है, अगर यहाँ पे एंगल दे रखा है सो ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। अगर इसी तरह से में ये 90 डिग्री और यहाँ पे एंगल दे रखा है तो एंगल और ये वाला बेस हो गया और फिर ये परपेंडिकुलर हो गया। मतलब 90 डिग्री और जो एंगल गिवन है उस जो दोनों ज्वाइन करते हैं वो हमारा बेस होता है। तो यहाँ पे बेस क्या है, AP, सो यहाँ लिख देंगे AP और परपेंडिकुलर हमें गिवन है 3, सो ये हो जाएगा 3 को या अच्छा AP को उधर भेज दो और √3 को उधर भेज दो तो ये आ गया 3√3। तो AP हमारी टेंजेंट है, 3√3 देख लो आया कहीं पे, ये डी पार्ट है हमारा। सो दिस इज दी आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सेज द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर इज। सो एक स्क्वायर है हमारे पास 6 सेंटीमीटर का, ठीक है, सारी साइड उसकी 6 होंगी। अब वो कह रहे हैं एक सर्कल है जो हम इसके अंदर इंस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब पूरा इस तरीके से आ सकता है, इसका एरिया क्या होगा सर्कल। तो सिंपल देखो, सर्कल अगर स्क्वायर के अंदर इस तरीके से फिट आ रहा है तो हम कह सकते हैं सर्कल का जो डायामीटर है वो साइड के इक्वल होगा, मतलब डायामीटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। सो अगर डायामीटर 6 है तो रेडियस क्या होगी 6/2 मतलब 3 सेंटीमीटर। सो अब अगर आपको निकालना है एरिया, सिंपल पाई आर स्क्वायर, आंसर पाई की टर्म्स में तो पाई की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। आर क्या है 3 का स्क्वायर, 3 3 is 9 पाई, सो 9 पाई देख लो कहाँ पे है डी पार्ट। सो दिस इज दी आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। 12th क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो कमिंग टू 13th क्वेश्चन, द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 6√3 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज इतना। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्यूब का इन दो चीजों की हेल्प से। क्या क्या गिवन है, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट इक्वल्स टू 6√3 एंड डायगोनल हमें दे रखा है। सो डायगोनल क्या गिवन है, डायगोनल क्या होता है अंडर रूट में L² प्लस B² प्लस C², ये हमें क्या दे रखा है 2√3। अच्छा निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है हमारे पास। सो ये हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब यहाँ तक पहले तो पहुंचेंगे कैसे, तो अगर मैं देखो दोनों का ही यूज होगा बट यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। सो पहला स्टेप यहाँ पे हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो इसका स्क्वायर कर देंगे और साथ में इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या मिलेगा। सो ये बेसिकली A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर है, A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2ABBCCA ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा। चलो करते हैं A, सो A² प्लस B ब्रेथ का और वो AB वाला सेम ही आ रहा है। सो B² प्लस C² प्लस 2AB मतलब LB प्लस BC मतलब BH प्लस CA मतलब HL, ठीक है। सो ये आ गया, हमने फॉर्मूला खोल लिया और यहाँ पे हमारे पास क्या है 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, इनटू में √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई अभी कर लेंगे, यहाँ पे इसको अलग रखती हूँ मैं। अब ये L² प्लस B² प्लस H² हम यहाँ से ले सकते हैं, कैसे, अगर मैं यहाँ भी कर दूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या होगा, इसका स्क्वायर करूंगी तो यहाँ पे हमारा रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा L² प्लस B² प्लस C² एंड इसका स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 12, तो ये 12 के इक्वल आ गया हमारे पास। सो सिंपल इस पूरे में हम लिख देंगे 12 प्लस ये बचा 2LB प्लस BH प्लस HL और यहाँ पे हमारे पास आएगा 6 3 18, 3 3 9 प्लस 1 10, 12 यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस होगा तो ये हो गया 2LB प्लस BH प्लस HL इक्वल्स टू 108 माइनस 12, माइनस कर दो जरा, 8 में से 2 गया 6 आ गया, 10 में से 1 गया 9 आ गया। सो हमारे पास आ गया 96। सो 96 क्या है सी पार्ट। सो दिस इज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Coming to question number 14, if the difference of mode and median of a data is 24, so mode minus median, क्वेश्चन में हमें गिवन है 24, देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन, निकालना क्या है हमें मीडियन माइनस मीन, ये क्वेश्चन में हमें करना है फाइंड। सो आपको याद होगा स्टैट्स में हम एक फॉर्मूला करते हुए आए हैं जो होता है 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड,
याद है ये हमने बहुत बार करा है, तो यहाँ पे अब इसको हम यूज करेंगे। अब इसमें क्या है, देखो हमें फाइनल क्या चाहिए, मीडियन और मीन चाहिए हमें। यहाँ जो इस फॉर्मूले में मोड आ रहा है ये हमें नहीं चाहिए, तो मोड की वैल्यू लिख देते हैं। अब मोड की वैल्यू क्या है, कहाँ से निकालेंगे, मोड की वैल्यू हम निकालेंगे, ये जो क्वेश्चन में हमें ये चीज गिवन थी यहाँ से। तो अगर मुझे यहाँ पे मोड निकालना है तो मैं क्या करूंगी, मीडियन को उधर भेज दूंगी। सो ये मेरा हो जाएगा मोड इक्वल्स टू, मीडियन को उधर भेजूंगी तो हो जाएगा 24 प्लस मीडियन। सो विच मीन्स मैं मोड की जगह 24 प्लस मीडियन लिख सकती हूँ। सो ये आ गया 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड का भी हमने लिखा 24 प्लस मीडियन है। ठीक है, अब इधर मीडियन को एक साइड कर देते, तो यहाँ पे है 3 मीडियन, उधर से लाएंगे माइनस मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस 24। सो यहाँ पे देखो जरा, ये हो जाएगा 2 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस 24। जरा अब इसको भी मीन मीडियन दोनों साथ में कर लेते हैं। सो ये हो गया 2 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल्स टू 24। 2 दोनों में कॉमन आ जाएगा, ये हमारे पास बचा मीडियन जो हमें निकालना है माइनस मीन इक्वल्स टू 24। इसको जरा थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यार। सो ये हमारे पास आ गया मीडियन माइनस मीन इक्वल्स टू 24। अब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा, अपॉन में 2, 24 अपॉन 2 इज 12। सो दिस इज इक्वल टू 12। सो मीडियन माइनस मीन हमारा 12 आ गया। अब जरा चेक कर लो, मीडियन माइनस मीन 12 आया है। 12 देख लो कौन सा ऑप्शन है, हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी। सो दिस इज द आंसर। ओके, सो ये था 14th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ कमिंग टू द 15th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25 मीटर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर इज, ये निकालना है हमें। तो हमें बेसिकली नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने हैं। सो अगर आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने तो वो कैसे निकालते हैं हम, सिंपल, हमें जितना भी टोटल डिस्टेंस गिवन है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रेजोल्यूशन। सो रेवोल्यूशन। सो 1 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर किया, टोटल को उससे कर देंगे डिवाइड। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस तो गिवन है, ये रहा 11 किलोमीटर, लेकिन एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस है। तो अब अगर एक ये व्हील है, ठीक है, ये हमारे पास व्हील है। अब अगर ये एक रेवोल्यूशन आप एक पॉइंट से, जैसे इस पॉइंट से स्टार्ट करके हम घुमा के पूरा वो वहां तक पहुंचने की बात करें, सो हम सर्कमफेरेंस की बात करें। तो अगर मुझे 1 रेवोल्यूशन निकालना है तो मैं सर्कमफेरेंस निकालूंगी। अब सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हमारा होता है 2πr। सो ये हो जाएगा 2 × अच्छा यहाँ पे देखो हमें क्या दे रखा था, रेडियस दे रखी है 0.25। सो ये आई हो जाएगा 22/7, ये हो जाएगा 0.25। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये तो अपॉन में, चलो इसको 100 कर लेते हैं। अब ये माइनस हटाएं, इसको 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 50, तो इसको कर देते हैं 2 से हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 से, एंड 2 को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 11। सो ये हमारे पास आ गया 11/7, मतलब 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 11/7 इतना मीटर लगा है। ठीक है, डिस्टेंस इतना ट्रेवल हुआ है। अब यहाँ पे बात करें तो हम इसको यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। अब यहाँ दिक्कत क्या है, टोटल डिस्टेंस जो हमें दे रखा है वो है 11 किलोमीटर। किलोमीटर में दे रखा है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 1 किलोमीटर हमारा होता है 1000 मीटर्स। सो ये हो जाएगा 11,000 मीटर्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 11,000 अपॉन में 1 रेवोल्यूशन करने में 11/7। सो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ गया। सो ये हो जाएगा, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लेती हूँ। सो ये आ जाएगा हमारे पास 11,000 इंटू में इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/11, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचा हमारे पास 1007 इंटू 1000 है 7000। सो 7000 नंबर ऑफ रेवोल्यूशन लगे। कौन सा है, डी पार्ट है हमारा। So this is the answer. Okay, let's get to the next question. Number 16 है, for the following distribution class interval दे रखी है, frequency दे रखी है, the sum of the lower limits of the median and model class is, इनमें से क्या होगा। So पहले तो median class और model class पता होगी तभी उसकी लोअर टर्म पे जाएंगे। So model class देखनी तो बहुत आसान है, frequency सबसे ज्यादा किसकी है, इसकी। तो model class जो है हमारी, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है मॉडल क्लास होती है, मतलब 15 से 20 ये मॉडल क्लास हो गई और इसकी लोअर लिमिट क्या है 15 है। लेकिन अगर हमें मीडियन देखना है,
सो मीडियन के लिए हमें CF निकालना पड़ेगा। सो इसको मैं पहले अरेंज कर लेती हूँ। ये है 0 से 5, देन 5 से 10, 10 से 15, देन 15 से 20 एंड देन 20 से 25। अब नंबर्स लिख लेते हैं 10, 15, 12, 20 एंड 9। CF निकालना है, ये हो जाएगा 10 + 15 करेंगे 25, 5, 6, 7, 37, ये आ जाएगा 7, 3, 4, 5 एंड ये आ जाएगा 9, 10, 11, यहाँ पे टोटल दे रखा था नहीं। सो 9, 10, 16 हो गया और ये आ गया हमारे पास 66। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो मीडियन के लिए n/2 कर देंगे। n क्या है 66/2 करेंगे 33 आ जाएगा। कहाँ लाई करेगा, इधर लाई करेगा। तो हमारी मीडियन क्लास हमारे पास आ गई 10 से 15 तक। ठीक है, अब हमें क्या करना था, क्वेश्चन में लोअर लिमिट्स का सम निकालना था। तो लोअर लिमिट क्या है, इसकी 15 और इसकी 10, मतलब 15 + 10 विच इज 25। अब देख लो 25 कहाँ है, बी पार्ट है। सो दिस इज दी आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17, बहुत इजी है। 2 डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज दी प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम अप एटलीस्ट वंस। तो ये देख सकते हो, यहाँ पे टेबल इंसर्ट कर देती हूँ मैं। एंड यहाँ पे पता है जब 2 डाइज करते हैं तो ये 36 पॉसिबिलिटीज होती हैं। अब इसमें 6 आने की क्या पॉसिबिलिटी है, तो पूरी हमारी 6 की लाइन यहाँ पे आपको मार्क कर रही है, दिख ही रही है। सो टोटल काउंट करोगे तो वो 11 है, मतलब 11/36 विच मीन्स दिस इज सी पार्ट इज दी आंसर। 17 क्वेश्चन था, 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है 5 tan बीटा हमारे पास इक्वल दे रखा है 4 के, देन इसकी वैल्यू पूरे की हमें निकालनी है। सो देखो यहाँ से आई कैन से tan बीटा मेरा इक्वल होगा 4/5 के, 5 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड होगा। एंड अगर आपको याद होगा इस तरीके से हम बनाते थे, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये अगर इस एंगल की अगर हम बात करें तो ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। और जब हम tan की बात करें तो वो क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, विच मीन्स P/B। सो P हो गया 4, ये अच्छा कलर चेंज कर लेती हूँ, P हो गया हमारे पास 4 एंड बेस ये हो गया हमारे पास 5। हाइपोटेन्यूस निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से निकाल सकते हैं। सो ये आ जाएगा h² = P² + B²। हाइपोटेन्यूस में निकालनी है तो h का स्क्वायर, P का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 + B का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, ये आ गया h। तो ये हमारे पास हो गया 11, 2, 3, 4, 41 आ गया। अच्छा h का स्क्वायर था तो h हमारे पास आ गया √ में 41। सो ये आ गया √ में 41। अब हमारे पास P, B, H तीनों है, सिंपल साइन और कॉस। अब साइन क्या है हमारा P/H और कॉस क्या है हमारा B/H। सिर्फ हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। सो वो लिख लेती हूँ मैं, ये है हमारे पास 5 sin बीटा -2 cos बीटा अपॉन में 5 sin बीटा +2 cos बीटा। ठीक है, वैल्यूज पुट करनी है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। चलो अब अगर मुझे यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है तो देख लो यहाँ पे साइन हमारा क्या होता है, अभी मैंने रब कर दिया ना शायद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सो अगर हम साइन की बात करें तो P/H। सो यहाँ लिख देती हूँ मैं 5 × P/H, एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा बट चलो कोई बात नहीं। 2 कॉस को हम क्या लिख सकते हैं B/H, तो ये हो जाएगा B/H। एंड सिमिलरली नीचे भी ऐसे ही होगा 5 P/H एंड +2 B/H। ठीक है, अब यहाँ पे सबकी वैल्यूज हैं हमारे पास, सिर्फ हमें पुट करनी है। अगेन इसको ऊपर लेके चलते हैं। सो वैल्यूज तो नहीं चली गई, चलो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं यार, वैल्यूज ही नहीं दिखेंगी वरना इतना काफ़ी है। चलो अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं एक बार। सो ये हो जाएगा 5, P क्या है हमारे पास 4 अपॉन में H हमने निकाला √41 एंड देन -2, B क्या है बेस है 5 अपॉन में √41 एंड अगेन पूरा अपॉन में ये हो गया 5, दिस इज 4/√41, ये हो जाएगा प्लस अगेन 2, B की जगह आ जाएगा 5 एंड अपॉन में √41। अब इसको यहाँ पे लेके चलते हैं, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 5 4 ज़ा 20, तो ये आ गया 20 अपॉन में √41 -5 2 ज़ा 10 अपॉन में √41 एंड इस पूरे के नीचे यहाँ पे अगेन 5 4 ज़ा ये लगा देते हैं, 5 4 ज़ा 20, सो ये आ गया 20 अपॉन में √41 एंड प्लस अगेन 5 2 ज़ा 10, सो अपॉन में √41। सो यहाँ पे ऊपर एलसीएम लेंगे, ये आ गया √ में 41, 20 - 10 अगेन पूरा अपॉन में नीचे वाले का भी एलसीएम लेंगे, आ गया 41 और इधर है 20 + 10।
सो √41 से √41 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, ऊपर बचा 20 - 10, नीचे बचा 20 + 10, so 20 - 10 is 10 and 20 + 10 is 30, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 1/3। अब जरा देख ले हमारे पास 1/3 किस में है, चलो ऊपर चलो, 1/3 हमारा ए पार्ट है, विच मीन्स दिस इज दी, अरे जूम हो जा भाई, सो ए पार्ट अब ज्यादा ही जूम हो गया, सो ए पार्ट इज द आंसर 1/3। आई होप दिस इज क्लियर, दिस वाज द 18th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सो 19th क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ। सो 19th क्वेश्चन अगेन वो क्वेश्चन है जो इस बार हमारे ऐड हुए हैं, असर्शन और रीजनिंग वाले। स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट हमें गिवन है, स्टेटमेंट ए, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5780, सो दो नंबर का प्रोडक्ट, यहाँ मैं लिखती हुई चलती हूँ बिकॉज हम यहाँ पे सॉल्व भी करते हुए चलेंगे करेक्ट है कि नहीं। प्रोडक्ट हमें दे रखा है 5780 एंड देयर HCF इज 17, सो और उसका HCF दे रखा है 17, देन देयर LCM इज 340, फिर वो कह रहे हैं उसका LCM 340 है। अब हमें पता है LCM इंटू में HCF इक्वल होता है हमारे प्रोडक्ट के। सो अगर प्रोडक्ट हमें इतना दे रखा है तो दैट मीन्स अगर LCM 340 है तो 340 इंटू 17 हमारा ये नंबर आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। सो 340 को मल्टीप्लाई करते हैं 17 से, 7 0 0, 7 4 28, 7 3 21, 20 23 एंड देन 1 से करेंगे, आ गया 0 4 3, ये आ जाएगा 0 8, देन 4 5 6 7 एंड 3 4 5, सो ये आ गया 5780। मतलब ये जो ए है हमारा असर्शन, ये तो करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अब दूसरा इसका रीजन पढ़ते हैं, HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM, नहीं यहाँ पे LCM ये क्यों है, इसकी वजह से। रीजन क्या है कि LCM इंटू HCF इक्वल होता है उनके प्रोडक्ट के। सो ये वैसे स्टेटमेंट करेक्ट है कि HCF हमेशा फैक्टर होता है LCM का, लेकिन इसका रीजन ये नहीं है, समझ रहे हो। सो देखो अब इनके ऑप्शन समझ, क्योंकि ये पहली बार ऐसा क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रही हूँ तो मैं आपको ढंग से समझा रही हूँ। पहला है बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब इतना पार्ट तो ठीक है कि दोनों जो है ट्रू है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये गलत है, तो हमारा ए पार्ट तो नहीं होगा। बी पार्ट देखो, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ठीक है करेक्ट, एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दोनों ठीक तो है, आपका असर्शन और रीजन दोनों सही बोल रहे हो, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन का रीजन नहीं है, सो हमारा बी पार्ट होगा। सी और डी में देख लो, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऐसा नहीं है, दोनों ही ट्रू है। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, दोनों ही ट्रू है हमारे, तो ये वाले ऑप्शंस भी नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारा सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है। अगेन इसको जूम करके इधर रख लेती हूँ मैं। अब इसको पढ़ते हैं जरा, तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है हमें। स्टेटमेंट ए जो असर्शन है वो दे रखा है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर डी एंड ई रिस्पेक्टिवली, देन बी सी इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। अब ये जो दे रखा है चेक करना पड़ेगा हमें पहले। ये हमारे पास ट्राइंगल है, इसको नेम दे देते हैं ए बी सी। अब क्या बोला है हमें कि ए बी का मिड पॉइंट डी, मतलब यहाँ पे जो मिड पॉइंट होगा ये डी है, एंड ई ए सी का मिड पॉइंट मतलब ये हो गया, इसको ज्वाइन कर देते हैं। नाउ बी सी 20 सेंटीमीटर है, बी सी ये 20 होगा। अब ये 20 कब हो सकता है, हमें पता है कि ये जो है इसका डबल होता है, तो मतलब अगर डी ई मेरा 10 आ गया तो मैं कह सकती हूँ कि ये ट्रू है। तो मुझे यहाँ पे DE निकालना पड़ेगा। DE कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। सो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सिंपल x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देख लो यहाँ पे x2 क्या होगा, अंडर रूट में रख देती हूँ इसको मैं। x2 क्या होगा, अब यहीं से डायरेक्ट ले रही हूँ मैं, x2 है -3 माइनस x1 क्या है 3, सो इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 क्या है -3, इधर थोड़ा सा इधर कर लूँ, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा या नहीं। सो y1 क्या है हमारा 5, सो ये हो गया 5, तो इसका स्क्वायर ये हो गया जी माइनस माइनस प्लस 3 3 6, तो -6 का स्क्वायर प्लस इधर आ जाओ माइनस माइनस प्लस अगेन 5 6 7 8, सो ये 8 का स्क्वायर। सो ये आ गया हमारे पास माइनस आएगा, ठीक है, -8 का स्क्वायर, 6 का -6 का स्क्वायर 6 6 36 प्लस 8 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर 64 होगा, दोनों को प्लस कर लो, 6 4 10, देन ये आ जाएगा 6 7 8 9 10 100 आ गया।
सो ये हो गया 10 के इक्वल, मतलब DE हमारा 10 आ गया। अब DE 10 है तो ऑब्वियसली ये उसका डबल होता है तो वो 20 हुआ। चलो ये मतलब हमारे यहाँ से पता चल गया कि जो असर्शन की स्टेटमेंट दे रखे हैं ये बिल्कुल करेक्ट है। अब स्टेटमेंट जो हमारा रीजन है वो पढ़ लेते हैं। रीजन क्या दे रखा है, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। यही रीजन है, यही हमने यहाँ पे रीजन अप्लाई किया, तभी हमें पता चला कि करेक्ट है। सो अब इसमें से आंसर क्या होगा, हमारा ए पार्ट आंसर होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ही सही है, ये तो हमने पहले ही बोल दिया था। एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, जो रीजन दे रखा है वही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, समझ में आ गया। सो ये था 20th क्वेश्चन। इसी के साथ सेक्शन ए हमारा कंप्लीट होता है। आई नो यहाँ पे क्वेश्चन एक एक मार्क्स के होते हैं, बट आपको लगेगा यार ये कितना लंबा है। ये देखो एक एक मार्क्स के 20 क्वेश्चन मिलके 20 मार्क्स बनाते हैं। ठीक है, सो यहाँ से आप अगर इन क्वेश्चंस, क्योंकि ये बोले जाते हैं सबसे बेसिक क्वेश्चंस है, इनकी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, ऐसे क्वेश्चंस अगर करेक्ट करोगे तो 20 मार्क्स आपकी पॉकेट में। ठीक है जी, सो सेक्शन ए कंप्लीट होता है।